ME 304 CNC Machines and Automation. Unit 4 Constructional Details of CNC Machines और सब यूनिट 4.5 अपन डिस्कस कर रहे हैं। ड्राइव सिस्टम, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ड्राइव सिस्टम के अंदर अपन दो तरह के ड्राइव सिस्टम्स की स्टडी करेंगे। एक तो टू ड्राइव द मेन स्पिंडल यानी स्पिंडल ड्राइव कैसे होती है, और दूसरा टू ड्राइव द सैडल्स और कैरेज और स्लाइड्स यानी एक्सेस ड्राइव। तो जो पहला है कि टू ड्राइव द मेन स्पिंडल और स्पिंडल ड्राइव, ये पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। तो अब आज हम ड्राइव सिस्टम देखेंगे सैडल्स या कैरेज या स्लाइड्स के मूवमेंट के लिए, जिसको एक्सेस ड्राइव भी कहते हैं। सीएनसी मशीन्स की सारी एक्सेस को सर्वो मोटर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसी भी एक्सेस के अलाउं यानी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस या जेड एक्सेस के अलाउं सैडल, कैरेज या स्लाइड, अब चाहे उसके ऊपर वर्क जॉब माउंटेड है या टूल माउंटेड है, तो उसका मूवमेंट होगा। कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं सीएनसी मशीन पे, तो उस पे ये ज़रूरी है कि डिफरेंट एक्सिस में सैडल्स, कैरेज या स्लाइड्स का मूवमेंट हो। इट इज़ अ मटेरियल, यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि उस सैडल, कैरेज या स्लाइड पे जॉब माउंट है या टूल माउंट है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि हम एक सीएनसी लेथ की बात करें, तो यहाँ पे जो कैरेज है, जॉब स्टेशनरी है सीएनसी लेथ में, जो कि चक पे लगा हुआ है, रोटेट हो रहा है। और यहाँ पे मूव क्या हो रहा है, सैडल पे मूव क्या हो रहा है, टूल मूव हो रहा है। जेड एक्सिस के अलाउं और एक्स एक्सिस के अलाउं, टू एक्सिस के अलाउं सीएनसी लेथ में टूल मूव होगा। और वहीं अगर अपन देखें ड्रिल मशीन को, तो ड्रिल जो टूल है वो तो स्पिंडल में माउंट है, और उसके नीचे जो वर्क टेबल है वो मूव कर रही है। वर्क टेबल जो है वो मूव कर रही है। सेम चीज़ मिलिंग के साथ भी है कि टू मिलिंग कटर आर्बर में लगा हुआ है अपनी जगह, और नीचे जो सैडल, कैरेज है या स्लाइड है, उस पे जॉब या वर्क पीस लगा हुआ है, और वहाँ पे हमें उसको मूव करना है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सैडल, कैरेज या स्लाइड पे टूल है या जॉब है, लेकिन मशीनिंग ऑपरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि डिफरेंट एक्सिस में ये मूव हों और अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन तक मूवमेंट हो। यानी डिज़ायर्ड पोजीशन का मतलब जो वैल्यू हमने प्रोग्रामिंग में दी है, एग्जैक्टली उस मूवमेंट को जो वैल्यू हमने पार्ट प्रोग्रामिंग में दी है, उसको सीएनसी मशीन फॉलो करे या उसको पूरा करे। तो इसके लिए कि अगर हमें पोजीशन और वेलोसिटी, दो चीज़ें हैं सैडल के मूवमेंट के लिए या कैरेज के मूवमेंट के लिए। एक तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब कि जिस पॉइंट तक हमें उस सैडल को मूव करना है, सपोज जेड माइनस डायरेक्शन में हमें अपनी सैडल को या कैरेज को 40 mm मूव करना है या 80 mm मूव करना है, तो यहाँ एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि वो एग्जैक्ट केवल 40 या 80 mm जो पार्ट प्रोग्रामिंग की वैल्यू है, वो केवल उतना ही मूव करे जेड माइनस डायरेक्शन में। कहने का मतलब जो भी प्रोग्राम वैल्यू है वो 100% कन्फर्म हो या वो फॉलो हो। तो दो चीज़ें आती हैं इसके एक्सेस ड्राइव में मूवमेंट्स के अंदर।
कि एक तो एक्यूरेसी कंट्रोल ऑफ पोजीशन और दूसरा वेलोसिटी। तो एक्यूरेसी कंट्रोल ऑफ पोजीशन तो मैंने बताया कि बिल्कुल परफेक्टली या उस जो वैल्यू है पार्ट प्रोग्रामिंग की उसको 100% हम मशीन जो है वो कंफर्म करें, उससे ना ज़्यादा ना कम। जेड के अंदर अगर माइनस डायरेक्शन में 80 mm का मूवमेंट चाहिए तो एग्जैक्टली एक्यूरेटली वो जेड में माइनस डायरेक्शन में 80 mm ही मूव करे, ना उससे थोड़ा भी ज़्यादा या थोड़ा भी कम। तो ये तो बात हुई एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ पोजीशन। और दूसरी बात वेलोसिटी। तो जब अगर सैडल या कैरिज मूव करेगा उस डिज़ायर्ड पोजीशन पे जाने के लिए या जाएगा जो कि हमने प्रोग्राम वैल्यू में दिए, तो वो कुछ वेलोसिटी से जाएगा। तो वो जो फीड रेट है हमें वो भी प्रोग्रामिंग में स्पेसिफाई करनी पड़ती है। जो पार्ट प्रोग्रामिंग है, जब आप ये पार्ट प्रोग्रामिंग में अगर लेथ की बात करें, CNC लेथ की, कि टूल कैरिज को जेड डायरेक्शन में -80 mm तक मूव करना है, तो एक तो बात ये हुई कि पोजीशन ये क्लियर हुई कि -80 mm तक मूव करना है। अब दूसरी बात ये आती है कि किस फीड रेट पे आपको मूव करना है। एफ क्या है, फीड रेट क्या है, किस स्पीड से जाएगी। तो हमें वो फीड रेट भी प्रोग्राम में स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और उस फीड रेट के हिसाब से जो स्पेसिफाई है ये जो कैरिज है या सैडल है या स्लाइड है, ये उस स्पीड से उस पोजीशन तक पहुंचेगी। तो ये दो चीज़ें हो गई कि एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो इन दोनों के लिए कि हमें एक्यूरेट कंट्रोल भी चाहिए और फिक्स जो वेलोसिटी दी गई है वो भी प्रॉपर फॉलो हो, इसके लिए हम स्टेपर मोटर्स यूज़ करते हैं एक्सेस ड्राइव के लिए। अब देखिए स्टेपर मोटर क्या है कि स्टेपर मोटर को जैसे ही एक सिग्नल या एक पल्स मिलती है, किससे, कंट्रोल यूनिट से, जैसे ही कंट्रोल यूनिट स्टेपर मोटर को एक सिग्नल या एक पल्स देता है तो जो स्पिंडल है मोटर का, जो स्पिंडल है स्टेपर मोटर का जो स्पिंडल है वो एक स्पेसिफाइड एंगल से घूमेगा, रोटेट होगा, जिसको हम स्टेप कहते हैं। यानी जैसे ही एक पल्स दिया कंट्रोल यूनिट ने, मशीन कंट्रोल यूनिट ने स्टेपर मोटर को, तो ये स्टेपर मोटर एक पल्स के ऊपर फिक्स वैल्यू जो उसकी डिज़ाइन कर रखा है अपन ने मोटर को, वो केवल उतने ही डिग्री उसका स्पिंडल जो है जो मेन शाफ्ट है स्टेपर मोटर की, वो उतने ही डिग्री घूमेगी और इसको स्टेप कहते हैं। अब ये जो स्टेप साइज़ है ये डिपेंड करता है कि हमारी मोटर की किस तरीके से बनाई गई है, किस तरीके से उसको स्टेप को सेट किया गया है। तो स्टेप का मतलब समझ में आ गया कि जब मशीन पल्स MCU से मशीन कंट्रोल यूनिट से एक पल्स सिग्नल मिलेगा तो जो स्टेपर मोटर का जो शाफ्ट है, जो स्पिंडल है, वो एक पर्टिकुलर स्टेप पे एक स्टेप घूमेगा। अब ये स्टेप क्या होगा, ये स्टेप डिपेंड करता है मोटर टू मोटर, मैन्युफैक्चर टू, जो इसने मोटर बनाई है उसके अंदर। तो जनरली ये वैल्यू लाई करती है 1.8 डिग्री से 7.5 डिग्री के बीच में। यानी अगर मैं पहले समझाता हूँ, 1.8 डिग्री का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मोटर का स्टेपर मोटर का स्टेप साइज़ 1.8 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मशीन कंट्रोल यूनिट से एक पल्स मिली तो ये 1.8 डिग्री घूमेगा। अगर वहाँ से दो पल्स मिली तो 1.8 दो बार, यानी 3.6 डिग्री स्पिंडल घूमेगा स्टेपर मोटर का। ये चीज़ क्लियर है। स्टेप साइज मतलब जितना स्टेप साइज वो है कि MCU से एक पल्स या एक सिग्नल मिलने पे स्पिंडल जितना घूमता है मोटर का, उसे हम स्टेप साइज कहते हैं। और स्टेप साइज की जो रेंज है वो 1.8 डिग्री से लेके 7.5 डिग्री के बीच में रहती है। अगर सपोज़ किसी मोटर का, स्टेपर मोटर का स्टेप साइज 1.8 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री को हमने 1.8 में डिवाइड कर दिया। तो यानी उसको, उस स्पिंडल को पूरा 360 डिग्री घूमने के लिए, मोटर के स्पिंडल को 360 डिग्री घूमने के लिए हमें कितनी पल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 200 पल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर किसी स्टेपर मोटर का
स्टेप साइज 1.8 डिग्री है, तो 200 पल्स जब हम उसको देंगे तो वो पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगी। इसी तरीके से अगर हम देखें कि सपोज मोटर का स्टेप साइज़, मेरी दूसरी एक मोटर है और उसका स्टेप साइज़ 7.5 डिग्री है, तो मतलब एक पल्स मिलने पे मशीन कंट्रोल यूनिट से मेरी ये स्टेपर मोटर 7.5 डिग्री घूम जाएगी। तो अगर पूरा इसको 360 डिग्री का चक्कर लगाना है तो इसको कितने 48 पल्स चाहिए होंगे, 48 पल्स चाहिए होंगे। तो ये तो था बात स्टेप मोटर के स्टेप साइज की। अब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट जो है वो प्रोग्राम वैल्यू में जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग पल्स जनरेट करके स्टेपर मोटर को देती है। अब ये जो बात हो गई, ये तो बात हो गई कि कितना वो घूम रही है। अब वो किस स्पीड से स्पिंडल घूमेगा, ये कैसे डिसाइड होगा कि हम जितनी जल्दी पल्स देंगे उतनी जल्दी स्पीडली स्पिंडल स्टेपर मोटर का घूमेगा। अगर मशीन कंट्रोल यूनिट बहुत ही स्लो धीरे पल्स दे रही है स्टेपर मोटर को, तो उसका स्पिंडल का घूमने की वेलोसिटी है वो भी कम हो जाएगी। और अगर वो तुरंत जल्दी पल्स दे रही है तो उससे उस स्टेपर मोटर का रोटेशन जो है, एक्सिस का जो उसके जो स्पिंडल का रोटेशन है वो जल्दी होगा। तो इस तरीके से हम उसकी वेलोसिटी को भी कंट्रोल कर लेते हैं। अब देखिए, जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है कैरेज को, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि कितना डिस्टेंस वो चली। तो ये हम देख लेते हैं कि लीड स्क्रू की पिच क्या है या लीड क्या है। लीड या पिच किसकी, एक्सिस लीड स्क्रू पे क्या है और हमने कितनी पल्स उसको दी, मशीन कंट्रोल यूनिट ने कितनी पल्स दी। और एक तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमें मालूम है कि कितनी पल्स मिली। मान लो उसको 200 पल्स मिली और स्टेप साइज जो था वो 1.8 डिग्री था स्टेपर मोटर का। दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि जो लीड स्क्रू की पिच है वो कितनी है। लीड स्क्रू की पिच से मतलब एक कंप्लीट 360 डिग्री अगर लीड स्क्रू घूमता है तो वो कितना आगे या पीछे लीनियर वो कितना मूवमेंट करता है, तो ये उसकी पिच कहलाती है। तो इन दोनों चीज़ों से हम ये निकाल लेते हैं कि हमारी एक्सिस या हमारी सैडल या हमारा कैरेज या हमारी स्लाइड ने कितना मूवमेंट किया और किस रेट पे हमने पल्स दी थी, जल्दी दी थी तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई सैडल के मूवमेंट की। पल्स बहुत धीरे दी मशीन कंट्रोल यूनिट ने सैडल मोटर को, तो वो धीरे चलेगी, वो धीरे घूमेगी, तो उस वक्त फीड रेट कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पोजीशन की और वेलोसिटी स्टेपर मोटर की हम कंट्रोल कर लेते हैं। और इसीलिए जनरली स्टेपर मोटर जहाँ पे काम में आती हैं वहाँ पे हम पोजीशनल और वेलोसिटी फीडबैक सिस्टम काम में नहीं लेते। और इसीलिए स्टेपर मोटर वाला जो सिस्टम होता है, मशीन होती है, वो कंसिडरेबली सिंपल होती है, उसकी प्रक्रिया, उसका डिज़ाइन जटिल नहीं होता है और इसमें फीडबैक डिवाइसेस काम में नहीं आती हैं। और ये भी एक इनका फ़ायदा है स्टेपर मोटर का कि ये महंगी कम होती हैं, मतलब सस्ती होती हैं, तो कॉस्ट वाइज भी अपन को ये सस्ती पड़ती हैं स्टेपर मोटर। लेकिन स्टेपर मोटर के साथ जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये केवल लाइट ड्यूटी मशीन्स जो हैं उनके लिए ये काम में आती है, क्योंकि जो स्टेपर मोटर का आउटपुट है, पावर आउटपुट, वो लो होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पावर आउटपुट की मोटर्स नहीं होती, यानी अपन को बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन, CNC हैवी ड्यूटी मशीन पर काम करना है, बहुत लंबे जॉब्स हैं, कास्टिंग्स हैं जिनके ऊपर हम मशीनिंग कर रहे हैं, बेड साइज़ बहुत बड़ा है, एक्सिस जो सैडल हैं, कैरेज हैं, उनके साइज़ बहुत बड़े हैं, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली वहाँ पे हमें हैवी मोटर्स की ज़रूरत पड़ती है जिनका पावर आउटपुट ज़्यादा हो। तो स्टेपर मोटर के साथ एक ये चीज़ है कि हमारे साथ जो है, हमारे साथ स्टेपर मोटर के अंदर पावर आउटपुट वो होता है, कम होता है। ये एक इसका डिसएडवांटेज।